बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनर्स स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है। हम अपने प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं और उसके साथ कोशिश करते हैं जो खेल ग्रास रूट लेवल पर खेले जाए उसको अपने प्रोग्राम में डिस्कस करें। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड क्रिकेट टीमों के दरमियान जो है पहला टेस्ट मैच जो है नेशनल स्टेडियम कराची में जारी है, जहां आज खेल का तीसरा रोज था और न्यूजीलैंड के बैटर्स ने गो के बड़ी ज़बरदस्त आज बैटिंग का मुजाहरा किया। 440 रन स्कोर किए और उसके 6 खिलाड़ी आउट हुए। बॉलिंग की अगर बात करें तो इब्रार अहमद ने पाकिस्तान की जानिब से 3 विकेटें हासिल की और उसके साथ साथ अगर देखें तो नुमान अली ने थोड़ा भरपूर उनका साथ देते हुए नजर आए। 2 खिलाड़ियों को उन्होंने आउट किया और वसीम जूनियर ने 1 खिलाड़ी को आउट किया। गो कि अगर देखा जाए तो इस वक्त अगर पोजीशन देखी जाए तो न्यूजीलैंड की थोड़ी सी इस मैच के अंदर गिरफ्त मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ अगर बात करें हम तो कल साबका जो चेयरमैन है रमीज राजा साहब, उनका एक बयान सामने आया था जिसके बाद पीसीबी ने और नजम सिटी ने उसका भरपूर तौर पर जवाब देते हुए भी नजर आए। सारे सूरत हाल पे बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे साथी स्पोर्ट्स एनालिस्ट रियाजुद्दीन साहब, उनके साथ मौजूद है सज्जाद अली सोमरो साहब जो स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजर हैं। इनसे भी आज बात करेंगे, बड़ा जबरदस्त ऑर्गेनाइज करते हैं कराची में क्रिकेट। सबसे पहले रियाज साहब के पास आते हैं। रियाज साहब क्या कहेंगे, 440 रन तीसरा रोज अख्ताम पजीर हुआ, पाकिस्तानी बॉलर्स कुछ करते हुए दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि हमने कल देखा था 165 रन थे और कोई खिलाड़ी आउट नहीं हुआ। आज 6 विकेटें जरूर पाकिस्तान बॉलर्स ने हासिल की, लेकिन पाकिस्तान की जानिब से अगर देखा जाए तो ओवरऑल बहुत ज्यादा रन होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसके बाइस अब 2 दिन खेल का बाकी है, क्योंकि आखिरी दिन अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा पाकिस्तानी टीम प्रेशर भी लेती हुई दिखाई देती है और इस सारी सूरत हाल पर पाकिस्तानी बैटर्स को अगर 150 से ज्यादा रन का हमें जो है हदफ नजर आता हुआ दिखाई दिया और लीड अगर हो गई न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम की तो पाकिस्तान को भारी होता हुआ दिखाई देता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया शहजादा मोइन। देखें, आज तीसरा दिन है, इख्तिताम पजीर हुआ, 440 रन 6 विकेटें। अच्छा, पहले दिन 5 विकेटें गिरी, दूसरे दिन 5 विकेटें गिरी, आज जो है 6 विकेटें गिरी, यानी 1 विकेट जो है गुज़श्ता 2 दिनों के मुकाबले में 1 विकेट ज़्यादा गिरी है। तो इसका मतलब ये कि अब जो है गेंद कल और टर्न हो सकती है, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि देखें, जो न्यूजीलैंड की टीम है वो प्रोफेशनल अप्रोच रखती है, उनकी फ़िज़िकल फिटनेस लेवल जो है बहुत अच्छा है, वो बड़ा टाइमली चीज़ों को रीड करने की सलाहियत रखते हैं और उनमें ये कैपेबिलिटी भी है और ये कैपेसिटी भी है कि वो यकीनन हमें पहले ही लग रहा था कि वो पाकिस्तान से ज़्यादा रन्स बनाएंगे और अब वो, जैसा आपने भी कहा अपने इंट्रो में, कि अगर वो 150 रन्स की भी लीड ले लेते हैं, इसलिए कि देखें उनके मतलब अभी भी 1-2 बैट्समैन बाकी हैं जो क्रीज पे मौजूद हैं, तो अगर वो 150 रन्स की लीड ले लेते हैं तो फिर पाकिस्तान के जो बैटर्स हैं उनको स्ट्रगल करना होगी और न सिर्फ पाकिस्तान के बैटर्स को स्ट्रगल करना होगी बल्कि फिर जब मतलब ये कि उनकी इनिंग्स आएगी तो हमारे बॉलर्स को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी। इसलिए कि देखें उन्होंने जो है हमारे मतलब अबरार अहमद को बड़ा रेजिस्ट किया, हालांकि अबरार जो थे पहले आपने देखा कि अच्छी मतलब ये कि विकेटें लेने में कामयाब रहे थे इसमें भी और उससे पहले इंग्लैंड के खिलाफ भी, लेकिन लगता ये है कि अब दुनिया के मतलब क्रिकेट के जो बैटर्स हैं या जो टीम एनालिस्ट है वो बहुत ज्यादा उसको इब्रार को रीड करते दिखाई दे रहे हैं। अब लगता है ऐसा है कि जो दूसरी टीमें हैं, खासतौर से न्यूजीलैंड की टीम, उनको ये मौका मिल गया है अबरार को रीड करने का, तो वो जो है अब उनके खिलाफ खुल के खेल भी रहे हैं। आप ये देखें कि हमारे बॉलर्स के खिलाफ जो है वो ज़्यादा रन्स बनाने में कामयाब रहे हैं और हमारे बॉलर्स को विकेटें नहीं मिल रही। अच्छा, फास्ट बॉलर्स के लिए तो इस विकेट से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, इसलिए कि आप देखें जो हमारे नए बॉलर जो 3 साल के बाद आए, क्या नाम है, फास्ट बॉलर जो हैं, बिल्कुल मीर हमजा जो काफी अरसे के बाद टीम का हिस्सा बने। आप ये देखेंगे वो 3 साल के बाद आए लेकिन उन्हें अभी तक कोई विकेट नहीं मिली है। इसका मतलब ये है कि ये विकेट एक तो उनके लिए मौजू नहीं है और इस तरह की विकेट है कि वैसे ही मतलब ऑन द होल अगर आप देखें मजमूई तौर पे तो जो फास्ट बॉलर्स हैं, पेसर्स हैं, उनको इससे फ़ायदा नहीं हो रहा है। लेकिन अब जो कल का जो दिन होगा उसमें लगता है कि गेंद विकेट जो है वो टर्न लेना शुरू होगी, उसमें थोड़े से क्रैक आएंगे और फिर जो है वो यकीनन बैट्समैन के लिए मुश्किलात उसमें सामने आएंगी। लेकिन पाकिस्तान के लिए ये बड़ा ज़रूरी है, इसलिए कि पाकिस्तान को एक तो इंग्लैंड से वाइट वॉश हुआ, उससे पहले पाकिस्तान जो है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हार गया था, तो तारीख में पहली मरतबा हम कंटिन्यू 4 टेस्ट मैचेस जो हैं आ रहे हैं चंद माह में। और इंग्लैंड की तो वो हिस्ट्री है कि इंग्लैंड की टीम जब यहाँ पे आई थी तो वो 60 साल में सिर्फ टोटल 2 टेस्ट मैचेस जीत चुकी थी, जबकि 1 महीने में एक सीरीज़ में उसमें तीनों मतलब एक मैचेस में कामयाबी हासिल की। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तानी टीम पर ये बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है कि उस वाइट वॉश के असरात को और वो जो एक पाकिस्तान टीम का भरम है उसको कायम रखने के लिए हमें जो है न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज़ जो है कम अज़ कम जीतनी होगी और कराची टेस्ट के में उनके लिए मौका होगा
اگر وہ دیکھ 100 رنز کی اگر برتری ہو جاتی ہے تو پھر انہیں بہت اچھی اننگز کھیلنی ہوگی اور اتنی لیڈ لینی ہوگی کہ وہ آپ پورا دن بالکل اس پہ مزید بھی بات کریں گے اور رمیز راجہ کے حوالے سے بھی بات کریں گے. آج کے میچ پہ پہلے بات کر لیتے ہیں. سمرا صاحب کس طرح دیکھا آج آپ نے پاکستانی بالرز کی بالنگ, کیونکہ کافی عرصے کے بعد میر حمزہ بھی ٹیم کا حصہ بنتے دکھائی دیے تھے, نوجوان جنہیں ڈیبیو کرایا گیا اور تیسرا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں وسیم جونیئر. فاسٹ بالنگ کا اگر شعبہ دیکھیں تو اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ کمزور پڑتا ہوا پاکستانی ٹیم کا دکھائی دیتا ہوا نظر آ رہا ہے. کوئی بھی فاسٹ بالر ایسا نہیں ہے جو پاکستان کے لیے بریک تھرو دلا سکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ, آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں مدعو کیا. دیکھیں ہاں, جس طریقے سے انہوں نے ابھی بات کی پچھلی جو وائٹ واش ہوئی سیریز اگینسٹ انگلینڈ, آپ نے دیکھ لیا کہ کس طریقے سے ڈیڈ پچیں اب یہاں پر بنائی گئی ہیں. اب ہم اس ٹیسٹ میچ کو اگر لیتے ہیں تو جیسے انہوں نے میر حمزہ کی بات کی ہے, آپ نے سڈنلی سے ہمارے سلیکٹر چینج ہوئے, شاہد افریدی سلیکٹر بنے, انہوں نے آتے کے ساتھ ہی ٹیم کے اندر 3 ایسی چینجنگز کر دی. اور جیسے میر حمزہ کافی سالوں سے انہوں نے ڈومیسٹک کرکٹ میں کافی زیادہ وکٹیں لی ہیں, اس کے باوجود ان کو اتنا موقع ملا نہیں. اب دیکھیں ہمارے یہاں پر ہوتا کیا ہے, ایک ٹیسٹ میچ کھلاتے ہیں اس کے اندر کارکردگی اچھی نہیں ہوتی تو اس کے بعد جو ان کو سائڈ پہ کر دیا جاتا ہے. اچھا یہی پریشر ان کے اوپر ہوتا ہے کہ مجھے آج جو ٹیسٹ میچ میں موقع ملا ہے پرفارم کروں گا تو مجھے آگے کو موقع ملے گا. اتنی ٹینشن, اتنی جو ہے پریشر کے اندر وہ پرفارم نہیں کر سکتا. اچھا یہ جو پچیں ہمارے پاس بنی ہوئی ہیں آپ دیکھ لیں ڈیڈ پچیں, میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا کی سمجھتا تھا کہ انڈیا کی جو پچیں وہ ڈیڈ ہوں گی, لیکن اس طریقے کی جو پچ بنائی گئی ہے لیکن انڈیا تو سمرو صاحب اپنی وکٹ پر تو شیر کہلانے والے ہیں, وہ جیسی بھی وکٹ بناتے ہیں کامیابی ضرور ان کو مل جاتی ہے. نہیں, میرے کہنے کا مقصد یہ کہ مطلب ان کی جو وکٹیں میں ڈیڈ سمجھتا تھا, لیکن ہماری جو وکٹیں یہاں پر آپ دیکھیں آئی سی سی نے جو رینک ہمیں دیا ہے یہ پنڈی کی وکٹ کا, اس کے بعد کراچی کی جو وکٹ بنی, جیسے انہوں نے فرمایا کہ 5 وکٹیں پہلے دن, 5 وکٹیں دوسرے دن, 5 وکٹیں جو 6 وکٹیں آج کے دن ہوئی ہیں. ڈیفینیٹلی کل جو ہے وہ پچ کے اندر کریکس پڑیں گے, 100% پڑیں گے. اگر نیوزی لینڈ کی ٹیم جو ہے اگر 100 رن یا 125 رن, ایون میرا ایک انالیسس سب کا ہوتا ہے 75 رن بھی اگر وہ لیڈ لیتی ہے تو پاکستان ٹیم جو ہے وہ فوراً پریشر میں آ جاتی ہے. اچھا پھر جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ وکٹ کریک پڑتی ہوئی دکھائی دے گی, نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم کے پاس اعجاز پٹیل اچھے اسپنرز ہیں, اس کے ساتھ ان کا بھرپور ساتھ دینے کے سودی بھی موجود ہیں, تو پاکستانی بیٹرز کو تو مشکلات سیکنڈ اننگ میں ہوگی. دیکھیں ہمارے یہاں پر صرف 1 مین آرمی اس وقت چل رہی ہے, بابر اعظم اور سرفراز کی اگر ہم بات نہ کریں تو زیادتی ہوگی. انہوں نے جو ہے وہ ناقدین کے منہ بند کیا, آتے کے ساتھ اچھی پرفارمنس دی ہے. انفارچونیٹلی انہوں نے سینچری نہیں بنا سکے, لیکن بہرحال پرفارمنس اچھی دی ہے. اگر پاکستانی بیٹر کل چل جاتے ہیں اور اگر ہم 200 کے قریب تک بھی اگر لاسٹ دن کا ہمارا ٹارگیٹ ان کو ہم دے پاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی جو نا ہم ان کو انشاءاللہ پکڑ لیں گے اس وکٹ کے اوپر. بالکل اس وکٹ پہ پکڑ لیں گے. ریاض صاحب, رمیز راجہ جو سابقہ چیئرمین تھے پاکستان کرکٹ بورڈ کے, ان کا کل بیان آیا, اس کے بعد پی سی بی نے اپنا رد عمل ظاہر کیا. پہلے اس پہ بات کر لیتے ہیں, پھر آج کے میچ کے حوالے سے بڑا صبح جو ایک واقعہ پیش ہوا اس حوالے سے بھی بات کریں گے. دیکھیں مطلب یہ کہ رمیز راجہ کے نو ڈاؤٹ 1992 کی فاتح پاکستانی ٹیم جو ورلڈ کپ جیتا تھا آسٹریلیا میں عمران خان کی قیادت میں, اس میں مطلب انہوں نے آخری کیچ لیا تھا, پاکستان جو ہے ورلڈ کپ جیتنے میں کامیاب رہا تھا, کپتانی بھی کی اور پھر ظاہر ہے پی سی بی کے چیئرمین بھی بنے. اور ان کا جو کیلیبر ہے مطلب ایک پڑھے لکھے انسان ہیں, اور ان سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کیا جا رہا تھا کہ جس طرح سے انہوں نے مطلب یہ کہ ایک نجی چینل کو انٹرویو دیا اور انہوں نے بات کی, وہ ان کی مطلب میں سمجھتا ہوں کہ ان کے شایان کے خلاف باتیں کی انہوں نے. ان کو اس طرح کی بات نہیں کرنا چاہیے تھی اور ان کو اپنے ذہن میں یہ چیز رکھنی چاہیے. گو کہ مطلب پی سی بی کے جب وہ چیئرمین تھے تو انہوں نے بہت سارے کام اچھے کیے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور یقیناً جو بھی چیئرمین ہوتا ہے وہ اپنی جو ایکسپرٹیز ہوتی ہیں اس کو وہ ظاہر ہے چاہتا ہے کہ اس طرح سے کام ہو, تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جو ان کی ایکسپرٹیز ہیں, ان کا جو ایکسپوجر ہے, اس کا ریفلیکشن کہیں کہیں اچھا نظر آیا ان کے دور میں, اور وہ ایک اچھے پلیئر بھی رہے اور اچھے پڑھے لکھے انسان ہیں. پھر یہ کہ چونکہ کامنٹری کرتے رہے تو دنیا بھر کے جو کرکٹ بورڈ ہیں اور جتنے بھی انٹرنیشنل پلیئرس ہیں ان سے روابط بھی بڑے اچھے تھے, اس کو انہوں نے استعمال بھی کیا. لیکن جو مطلب دیکھیں ان کے ذہن میں یہ چیز ہونی چاہیے کہ پاکستان کے جو مطلب سیاسی حالات اور معاملات ہیں اس میں جو حکومت ہوتی ہے وہ اپنا کوئی نہ کوئی چیئرمین لے کے آتی. پاکستان کرکٹ بورڈ کا, نہ صرف پاکستان کرکٹ بورڈ کا بلکہ جو فیڈریشن ہے مختلف کھیلوں کی, اس کے صدر اور سیکریٹریز بھی کم و بیش وہی ہوتے ہیں جن کا مطلب ایک نرم گوشہ ہوتا ہے حکومت کے لیے. تو ان کے اچھا ایک بات تو یہ ہوگی. دوسری بات آپ کو یاد ہوگا کہ جب وہ پہلی مرتبہ کراچی تشریف لائے تھے اور جب انہوں نے میڈیا سے مطلب ان کا انٹریکشن ہوا تھا اور انہوں نے میڈیا کے سوالوں کے جواب میں پہلی بات ہی یہی کی تھی کہ اگر مطلب یہ حکومت گئی تو میں دوسرے دن جو ہے مطلب گھر چلا جاؤں گا. لیکن 8 مہینے گزر گئے اور گھر تو نہیں گئے, لیکن ریاض صاحب دوسرے ممالک کے
खास कर हमारे जो मुखालिफ मुल्क है भारत, उसके चैनल पर इंटरव्यू देते हुए नजर आए कि जो पाकिस्तान के साबका क्रिकेटर्स होते हैं उनको पाकिस्तान में इज्जत नहीं दी जाती। देखें, ये मैं समझता हूँ कि ये इस तरह की बात उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। कि अगर आप दूसरे एंड से देखें, नजम सेठी साहब को मतलब सियासी जो उनका नुक्ता नज़र है उससे हट के अगर पीसीबी के चेयरमैन की हैसियत से देखें तो जो पहली मतलब यहाँ उन्होंने नेशनल क्रिकेट स्टेडियम में पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हम भी वहाँ मौजूद थे, आप भी वहाँ थे, तो उन्होंने ये कहा, जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मैं रमीज़ राजा के खिलाफ कोई बात नहीं करूंगा, अगर उनको मतलब कमेंट्री करनी है तो हम उसकी उनको इजाज़त देंगे, वो मतलब कर सकते हैं, हम मतलब इजाज़त तो नहीं, मतलब उन्होंने कहा हम कोई मतलब किसी तरह की मुखालफत नहीं करें, वो कमेंट्री करें। तो मेंटली उनको, रमीज़ राजा को पहले से वो प्रिपेयर होना चाहिए था। खुद वो ये कह चुके थे कि अगर ये हुकूमत नहीं रहेगी तो मैं जो चला जाऊँगा, तो उनको उनके जहन में ये बात थी। उनको कम अज़ कम मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह की अब वो बातें चैनल पे कर रहे हैं उनको नहीं करना चाहिए था। फिर आखिरी गो के उन्होंने अच्छे भी काम किए, लेकिन आखिरी जो उनका अभी 2-4 महीने थे उसमें मीडिया से उनके ताल्लुकात जो थे वो नहीं रहे थे जैसा कि होना चाहिए, और उन्होंने खुद मीडिया पे बैठ के मीडिया को बाज़-औक़ात मतलब क्रिटिसाइज़ किया। तो मैं ये समझता हूँ कि जितने भी बड़े लोग जो इनका ताल्लुक स्पोर्ट्स से होता है उनको कम अज़ कम इस तरह का मतलब एटीट्यूड नहीं रखना चाहिए। और ख़ासतौर से रमीज़ राजा वो ये कहते हैं कि मुझे वहाँ से सामान भी नहीं उठाने दिया गया, तो भाई सामान तो आपको पता होना चाहिए था 8 महीने से कि भाई किसी भी वक्त आ सकते हैं। नजम सेठी साहब ने एक बड़ी बात की उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने ये कहा कि जब तक ये हुकूमत है मैं रहूंगा और नहीं रही तो मैं चला बिल्कुल जाऊंगा। इस पे मजीद भी बात करेंगे चेयरमैन के हवाले से। जो सज्जाद साहब है ये भी कहते हैं कि जी पाकिस्तान के अंदर एक कल्चर सा चल गया है म्यूजिकल चेयर के हवाले से और चेयरमैनशिप के हवाले से, तो पाकिस्तान में ये चेयर चेंज होते हुए नजर आती है, इस पे क्या कहेंगे? क्योंकि अब ये शायद एक म्यूजिकल ड्रम बनता जा रहा है। सर साल में जितने महीने नहीं होते उतनी बार तो चेयरमैन चेंज होते रहते हैं। अब आप जिस तरीके के बयान वगैरह हुए ये गलत बात है, इस तरीके से बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। पिछली बार भी जो इनकी परफॉर्मेंस थी नजम सेठी की, आपके सामने ये अच्छा इन्होंने परफॉर्मेंस किया हुआ था। अभी जब ये वापस चेयरमैन बने इसके बाद उन्होंने आते के साथ ही एक माया नाज हमारे ऑलराउंडर को उन्होंने चेयरमैन जो उसका सेलेक्टर बनाया है, उनका चेयरमैन बनाया, तो उन्होंने जिस तरीके की बैटिंग करते थे इस तरीके से उन्होंने चेंजेस करना आते के साथ शुरू किए। तो हमारे यहाँ माजरत के साथ ये कल्चर शुरू से चला हुआ आ रहा है, जब से हमने होश संभाला है कि कोई भी ऐसे चेयरमैन आता है वो अपनी मर्जी की टीम। लेकिन नजम सिटी ने आते साथ ही 3 से 4 दिनों के अंदर बहुत सी चेंजिंग भी कर दी, बहुत जल्दी फैसला करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। देखिए रमीज़ राजा का जो उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि मीडिया के साथ जो इनकी जो मामला थे वो काफ़ी हद तक ख़राब हो चुके थे, कुछ उन्होंने बयान वगैरह ऐसे दिए थे। अब नजम सेठी साहब को जब मौका मिला है तो इनके पास पुराना एक्सपीरियंस भी अपना है। अच्छा, इसके अलावा आप देखें जो टीम के अंदर जो मामला चल रहे, टेस्ट मैच में वनडे वाले खेल रहे, T20 वाले T20 में टेस्ट मैच वाले खेल रहे। सर हमारे टेस्ट प्लेयर तो हमारे में मौजूद ही नहीं है, डोमेस्टिक से हमने अच्छे प्लेयर्स तो निकाले ही आप नहीं। देखें ना, अब शान मसूद को मौका मिला है, अभी पहली इनिंग में तो उन्होंने कुछ किया नहीं, जैसे T20 के प्लेयर है नहीं, लेकिन उनको T20 खिलाया गया, वर्ल्ड कप की पूरी मैच उनको सारे खिलाए गए, इनकी परफॉर्मेंस भी आपके सामने। मैं आपसे एक और बात कहूँगा, अभी जो आगा सलमान है जिन्होंने कल सेंचुरी लगाई है, ये एज अ ऑलराउंडर हमारी टीम में खेल रहे हैं, लेकिन स्पिन पिच है, इसके बावजूद भी बाबर आजम ने खुद ने बॉलिंग की, लेकिन इनको जो है वो अभी तक आजमाया नहीं किया है। तो ये इस तरीके की लैग तो फिर होंगी, तो फिर इस तरीके के रिजल्ट तो फिर बिल्कुल। बाबर आजम की बात हो रही है तो आज सुबह एक वाक़या पेश हुआ, रियाज साहब है, हमने देखा कि सरफराज अहमद ग्राउंड में मौजूद थे, फिर बाबर आजम आज सुबह जो है फील्ड पर नहीं आए, उनको नज़ले के बाइस जो फील्ड से बाहर थे, बुखार था। फिर हमने देखा कि बाबर आजम ने 12वें खिलाड़ी के तौर पर जो है रिजवान को ग्राउंड में भेजा, रिजवान कप्तानी करते हुए दिखाई दिए, उस पर फील्ड एम्पायर ने एतराज़ किया, एम्पायर ने एतराज़ किया, तो उसके बाद एक शायद जग हसाई का बाइस बनता दिखाई दिया पाकिस्तान के ग्राउंड्स के अंदर। तमाम ही मीडिया मौजूद थी, पूरी दुनिया में वो चीज़ें जा रही थी। फिर एम्पायर ने मना किया मोहम्मद रिजवान को, फिर सरफराज अहमद कप्तानी करते दिखाई दिए फील्ड के अंदर। तो समझिए ये चीज़ शायद मैनेजमेंट को भी पता थी, खिलाड़ियों को भी पता थी, सारी चीज़ें पता थी, कप्तान को भी पता थी, ऐसा हुआ क्यों? देखें, लाइटर मूड में मैं पहले ये बात करूँ फिर आपके सवाल का जवाब दूंगा। देखें, एक प्लान आदमी खुद बनाता है, एक प्लान अल्लाह ताला बनाता है। इन्होंने जो है रमीज़ राजा अपने आप ये देखें कि सरफराज को जिच कर दिया था, यानी उसकी परफॉर्मेंस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी, उसको न सिर्फ टीम से निकाला और बिल्कुल ही मतलब कि उसको पानी पिलाने पे मुकर्रर कर दिया, लेकिन अल्लाह ताला ने उसको इज्जत देनी थी। आप ये देखें, न सिर्फ वो मतलब इतने 26 टेस्ट के बाद आए, 3 से 4 साल के बाद आए, उन्होंने 86 रन बनाए, ज़ाहिर सेंचुरी करीब थे, लेकिन चूंकि उनको जो इंजरी हो गई थी, क्रैम्प्स जो पड़ गए थे, उसकी वजह से जो गेंद उनको डिलीवर हुई वो उसको उसकी मेरिट पे नहीं खेल
सके, इसलिए कि उन्हें तकलीफ थी, जिसकी वजह से गेंद जो थी वहीं स्लिप में कैच आउट हो गया। तो अल्लाह ताला ने उनको कप्तान बनाया था और ये हमेशा रिकॉर्ड में आ गया हिस्ट्री में क्रिकेट की कि जनाब वो 4 साल के बाद आए, उन्होंने 86 रन बनाए और उन्होंने कप्तानी भी की। एक तो ये चीज़ होगी। अब जो असल चीज़ है, देखें इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के जो रूल्स रेगुलेशन है उसके मुताबिक कोई भी सब्स्टिट्यूट प्लेयर यानी मुताबादिल प्लेयर जो 12 से 14 होता है, वो अगर ग्राउंड में आएगा तो वो कप्तानी नहीं कर सकता। हमारे जो बेंच ऑफिसर्स हैं, इतने तजुर्बेकार बेंच ऑफिसर्स हैं, मैं उनके नाम नहीं लूंगा, दुनिया उनके नाम जानती है, वो इतने अरसे से टीम के साथ हैं और इतने अरसे से इंटरनेशनल क्रिकेट में उनको ये मालूम होना चाहिए था। और कमोबेश मैं समझता हूँ आम जो हमारे क्रिकेटर्स हैं उनको भी ये चीज़ पता है कि मुताबादिल जो है कभी भी एज ए कैप्टन नहीं कर सकता ग्राउंड के अंदर। लेकिन पता नहीं उनके जहन में क्या था। अब आप ये देखें कि उसके बाद जो है आईसीसी का जो मेरे ख्याल से लगता है कि अंपायर जो है उसने जो है मतलब एतराज किया, उसके बाद फिर फील्ड अंपायर ने किया, ये पॉइंट आउट किया, जिसके बाद जो है फिर सरफराज को दी गई। देखें बज़ाहिर तो ये छोटी सी मामूली चीज लगती है, लेकिन अगर आप इंटरनेशनल अभी मीडिया में मामूली सी चीज तो नहीं हुई ना, पूरी दुनिया उसको इस वक्त मैचेस देख रही होती है। कह रहा हूं बज़ाहिर तो ये मामूली सी चीज लगती है, लेकिन दुनिया भर में जो आपकी जग हसाई हुई है, कभी डेड विकेटों की वजह से होती है, कभी आपकी जो मार्को लारा आप शिकस्त खाते हैं, वाइट वॉश होते हैं, उसकी वजह से होती है, और कभी मतलब ये ऐसे वाकयात हो जाते हैं जो है जो जिनका आपको पता होना चाहिए, इवन कप्तान को पता होना चाहिए कि ये जो है। अब आप ये देखें कि हमारे 3 या 4 खिलाड़ी जो है इफेक्टेड हैं। भाई अगर हमारा एक खिलाड़ी पहले मतलब ये नज़ला जुकाम बुखार जो आजकल वायरल चल रहा है, अगर वो हो गया था तो उसके करीब हमारे दूसरे प्लेयर्स को नहीं जाने देना चाहिए था, ठीक है ना, ताकि आप जो है इफेक्टेड ना हो। अब फिर ये कि आप देखें 3-4 प्लेयर्स आपके जाहिर है बीमार हो गए, और अब जो भी बिल्कुल उनके सज्जाद साहब से भी बात करते हैं। सज्जाद साहब क्या कहेंगे इस पे? जिस तरीके का आपने बिल्कुल सज्जाद साहब इस पे मजीद भी बात करेंगे। इस वक्त हमें ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो मजीद गुफ्तगू को यहीं से जारी रखेंगे। वक्फे से पहले बात हो रही थी ग्राउंड्स में जो आज वाकया पेश हुआ है कप्तानी के हवाले से, उस पर मजीद भी बात कर लेते हैं सज्जाद सोमरू साहब से। सज्जाद साहब क्या कहेंगे इस वाकये के हवाले से? सर ये हमारे जो कप्तान हैं इस तरीके की जो है इनके रिकॉर्ड रहे हैं, माजी के अंदर भी कोई बॉल चबाता हुआ पकड़ा गया, कोई किस तरीके से पकड़ा गया, तो इस तरीके से ना सिर्फ उनकी बदनामी, हमारा इंटरनेशनल एक लेवल है जो वो भी खराब होता है, खराब होता है। अब इनको क्या नहीं पता होगा, जो बेंच पे हमारे मायनाज कोचेस बैठे हुए हैं, उन्होंने भी अपनी एक रिकॉर्ड क्रिकेट खेली है, रिकॉर्ड रन बनाए, विकेटें लिए, क्या उनको नहीं पता होगा कि 12वां खिलाड़ी जो है कभी भी जाके कप्तानी नहीं कर सकता है? देखिए कराची के साथ मैं माजरत के साथ एक बात करूंगा, शुरू से ज्यादती हो रही है। आप देख ले कराची का जितना ज़्यादा टैलेंट था, थोड़ा सा एक मौका दिया गया, पिछले भी कितने सारे खिलाड़ी थे, उसके बावजूद जिन्होंने कारकर्दगी दिखाई उसके बाद सारे गायब होते गए। तो मैं आगे चल के भी आपसे बात करूंगा, हमारा जो टूर्नामेंट हो रहा है उसके हिसाब से भी मैं आपको बताऊंगा कि इतना ज़्यादा टैलेंट कराची में भरा हुआ है, लेकिन उस टैलेंट को जो नज़रअंदाज मुस्तकिल किया जा रहा है, तो फिर जब बदवाएँ निकलती है लोगों की तो फिर वो आज तक जाती, जैसे इन्होंने थोड़ी देर पहले कहा कि फिर सबसे बड़ा प्लेयर तो अल्लाह है, तो फिर दुनिया में कहीं ना कहीं ये चीज़ें जब ज्यादती होगी तो फिर अल्लाह पाक उसका अल्लाह पाक जो है दूसरों को सिला जरूर दे रहा होता है। रियाज साहब कल चौथा रोज़ है, अगर जो न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम जो है 100-150 रन की लीड ले लेती है पाकिस्तान के खिलाफ, फिर उनके पास इजाज पटेल की सूरत में एक अच्छा ऑफ स्पिनर मौजूद है, फिर हम देखते हैं कि असर सूदी उनके पास मौजूद है, पाकिस्तानी बैटर्स को मुश्किलात का सामना होगा क्योंकि कल चौथे रोज़ विकेट थोड़ी सी टॉन लेती हुई दिखाई देगी। जी देखें शहजादा, बड़ी पाकिस्तानी बैटर्स पर बड़ी जिम्मेदारी आयद होगी, और एक प्रेशर तो उन पर यह भी होगा कि वो जो वाइट वॉश हुआ है उसको वो किसी तरह से अवॉइड करें। मैं ये समझता हूँ कि अब जो सिचुएशन बन गई है, वैसे तो देखें क्रिकेट एक गेम का खेल है, किसी भी वक्त जो है कुछ भी हो सकता है और कोई भी टीम जीत सकती है और मैच बराबर भी हो सकता है, लेकिन जो इस वक्त मुझे सर्कमस्टांसेस सारे नज़र आ रहे हैं, जो आज तक की पोजीशन है उसको देखते हुए, और 2 दिन रह गए हैं, 2 टीमों ने मतलब कि अभी एक मरतबा और बैटिंग करनी है, बारी लेनी है, तो मुझे तो ये टेस्ट जो है कमोबेश ड्रॉ होता हुआ नजर आ रहा है। वैसे तो क्रिकेट में देखें कुछ भी हो सकता है और कोई भी टीम जीत सकती है, लेकिन पाकिस्तानी प्लेयर्स को बहुत ही मतलब ये कि अलर्ट होके इस टेस्ट को मतलब ये कि खेलना होगा, और जो जितनी भी अब मतलब इनिंग्स आपकी रह गई है उनकी रह गई है, इसको माइन्यूटली मतलब ये कि फोकस करना होगा, कंसंट्रेट करना होगा, एक एक गेंद पे आपको मेहनत करनी होगी, और बहुत ही ज़्यादा जब तक आप इस पे पूरी तवज्जो दे के नहीं खेलेंगे उस वक्त तक मैं समझता हूँ कि अगर आप बराबर तो कर सकते हैं लेकिन आपको फिर शिकस्त ना हो जाए, इसलिए कि हमेशा से पाकिस्तान की परफॉर्मेंस
अनप्रिडिक्टेबल रही है और कंसिस्टेंसी नहीं रही। और जैसा कि आपने भी कहा कि जब पाकिस्तान पे अगर 100 रन भी ज़्यादा होते हैं 75, तो एक हमारे जो मतलब मेंटल टफनेस लेवल है वो इतना कमज़ोर है, हमारे आसाब इतने कमज़ोर है कि हम उस मतलब रन्स को अपने ऊपर हावी कर लेते हैं और कोई भी हमारा बैटर जो है वो जो हमारा स्कोर बोर्ड होता है उसकी तरफ उसकी तवज्जो नहीं होती कि उसको देख के कितनी बॉलें हुई हैं, कितने ओवर्स हुए हैं, क्या है क्या नहीं, उसको देखते नहीं और बस नीचे नीचे खेल के और कैच उठा के आउट हो जाते हैं। तो मैं समझता हूँ ये बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है। देखें इससे पहले भी हम एक बात कर चुके थे। अच्छा, जिम्मेदारी आयद तो होती है बैटर्स के ऊपर, खासकर पाकिस्तानी, लेकिन दूसरी तरफ देखेंगे आज हमने देखा कि जब 80 ओवर्स और 2 ओवर हो गए तो उसके बाद बाबर आजम ग्राउंड में आते हैं, बॉल तब्दील कर देते हैं, नई बॉल ले लेते हैं, लेकिन उससे पहले अगर हम देखें तो एक बॉल पहले जो है नुमान एक खिलाड़ी को आउट भी करते हुए दिखाई दे। क्या उस वक्त जरूरत थी कि नई बॉल के साथ हम जो अटैक करते हैं, क्योंकि इससे एक गेंद कबल जो है नुमान ने विकेट हासिल कर ली थी। क्या ये समझने कि सरफराज जहां पर कप्तानी करते हुए दिखाई दे रहे थे वहां पर फौरी तौर पर बाबर आजम आते हैं और बॉल तब्दील कर देते हैं? देखें ये बड़े अरसे से ही बात कही जा रही है कि इसमें तो कोई शक नहीं है कि बाबर आजम दुनिया क्रिकेट के एक मायनाज बैटर हैं और उन्होंने इसको प्रूव भी किया है। और अभी भी देखें आपने मतलब ये कि खुद न्यूजीलैंड के खिलाफ भी उन्होंने अच्छे रन्स बनाए। लेकिन बात कहने की ये है कि जितना बड़ा खिलाड़ी होता है अगर उसे कप्तान बना दिया जाता है तो उसी तरह उसको एक्ट भी करना चाहिए ग्राउंड के अंदर। यही तो कैपेबिलिटी होती है कि जितना बड़ा बैटर है उतने बड़ी अगर वो कप्तानी कर रहा है उसे कप्तान बना दिया गया है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह से उन्होंने नई बॉल ली है हो सकता है उनके नुक्ते नज़र से सही हो कि शायद उन्होंने पिच को रीड किया हो इसलिए कि वो ज़्यादा करीब थे। लेकिन जो आपने बात बताई कि विकेट ले चुके थे तो मैं ही समझता हूं कि उसको कंटिन्यू रखना चाहिए था। वो आते जरूर ग्राउंड के अंदर लेकिन पहले सिचुएशन देखते। लेकिन रियाज साहब इस पे हमने देखा कि बहुत से सोशल मीडिया पे बयानात अब सामने आ रहे हैं इसी हवाले से, क्योंकि जहां पर विकेटें आपको मिल रही हो एक बॉल कबल और फिर आकर आप बॉल का चेंज करवा देते हैं, क्या साजिश लगती है कि कप्तानी एक अच्छा करते हुए दिखाई दे रहे थे सरफराज अहमद? देखें अब जाहिर है वो कप्तान थे तो वो ये सोच रहे होंगे कि यार मैं मतलब ये कि मुझे एंटर होना चाहिए। इस तरह की जो एक कंट्रोवर्सी शुरू में आ गई कि रिजवान को कप्तान भेज दिया तो उन्होंने जाहिर है अपनी एंट्री भी करनी थी। लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ कि जब तक बाबर ग्राउंड के अंदर नहीं आए थे हमारी टीम कमोबेश सही खेल रही थी। हो सकता है हम स्पिनर्स के जरिए 1-2 विकेटें और ले लेते, लेकिन नई गेंद से तो फ़र्क पड़ता है कि मतलब वो इस चांस में होंगे शायद हम अपने मतलब पेसर से शायद कोई विकेटें ले लें। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वो ऑन द होल अगर मजमूई तौर पे देखा जाए तो वो सिचुएशन थी नई गेंद लेने की नहीं थी। वो अंदर आ गए थे वो ठीक था, वो कप्तानी करते। अच्छा, इस पे मजीद बात करेंगे कप्तानी के। सज्जाद साहब जिस तरह इस पे बात हो रही है खासकर सरफराज के हवाले से, हमने देखा जिस वक्त बाबर आजम ग्राउंड्स के अंदर आए बॉल तब्दील की, जब वो फील्ड में मौजूद थे तो अक्सर हमने देखा उनको कुछ छींके मारते हुए भी दिखाई दे रहे थे वो ग्राउंड्स के अंदर। क्या समझिए कि कप्तानी अगर सरफराज कर रहे थे तो एक साइड पे फिर वही कराची वालों के साथ जातियों का अंदाजा हो रहा था? शहजादा मोइन भाई अगर कप्तानी की अगर आप अपने बात शुरू की है ना तो देखें नो डाउट बाबर बहुत आला प्लेयर है, कोहली के टक्कर का प्लेयर है, उसमें कोई शक नहीं है, अच्छे अच्छे रिकॉर्ड बनाए माशाल्लाह। लेकिन कप्तानी उसके पास की बात नहीं है क्योंकि देखें जिस तरीके की जब विकेट आपको एंड में मिली है, नोमान अली ने जब विकेट ली तो आपके पास कुछ ओवर बाकी रह गए थे। आपको जो नया बॉल लेना चाहिए था वो भी लेना चाहिए था टुमारो मॉर्निंग, क्योंकि सुबह के टाइम पे थोड़ी सी पिच के अंदर मॉइस्चर होती है, बॉल स्विंग हो रही होती है और स्पेशली नई बॉल जो होती है तो वो उसके अंदर जाके आपको ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि आप अपने फास्ट बॉलों को 1-2 ओवर 3 ओवर करवा के विकेट ले सकते हैं। लेकिन फिर वही घूम के बाद आएगी सरफराज वर्सेस बाबर आजम की। सरफराज नो डाउट सरफराज ने जो इनकी कारकर्दगी हमारी टीम के अंदर रही है, जो इन्होंने रिकॉर्ड भी काफ़ी बनाए इनकी कप्तानी में, जमीन आसमान का फर्क है सरफराज की कप्तानी में और बाबर आजम की कप्तानी की बात हो रही है सज्जाद साहब। तो पहले तो हमने देखा कि रिजवान ग्राउंड्स के अंदर गए, फिर हमने देखा कि बाबर गए, तो समझ रहे हैं कि इसके अंदर जो है सरफराज को दूर रखा जा रहा है इस कप्तानी से, इसमें भी कोई साजिश नजर आ रही है आपको? देखिए दुनिया में सबसे बड़ा जो प्लेनर है वो अल्लाह है। पहले वो गए, इसके बाद उनके बाद उन्होंने क्या कहते हैं उनको भेजा रिजवान को, लेकिन उसके बाद अंपायरों ने उनको रोका। फिर इसके बाद आखिर वो बात घूम के फिर आई बाबर क्या कहते हैं सरफराज के ऊपर। तो ये तो मामला हमारी टीम के अंदर कोई नई बात तो नहीं है। कुरान के ऊपर जो है वो लोगों को हाथ रख के कस्में दिलाई गई थी कि आपको यूनुस खान की कप्तानी में नहीं खेलना है, इसकी कप्तानी में खेलना। तो माजरत के साथ हमारे यहाँ पर जो है ये वतीरा तो शुरू से रहा है कि हम इसकी कप्तानी में नहीं खेलेंगे, हम उसकी कप्तानी ग्रुपिंग वगैरह जो टीम का जो ये तो लोकल चीज़ों में होनी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से जो है वो हमारी पाकिस्तान टीम के अंदर ये चीज़ें हम शुरू से
देखते हुए आ रहे हैं, चाहे 92 वाली कहानी हो या चाहे ये 2022 वाली कहानी हो। यानी ये सिलसिला हमारा पुराना चलता हुआ आ रहा है कि किसकी कप्तानी में नहीं खेलना, इसकी कप्तानी में नहीं खेलना, इस तरह परफॉर्मेंस नहीं करनी। इसके बाद क्या होता है कि जब रिटायरमेंट होते हैं तो 20-20 साल बाद फिर जो बयान दागे जाते हैं, उसके बाद कोई ना कोई एक ऐसा इशू निकल कर आ जाता है। कराची के लिए बड़ा आप क्रिकेट के लिए ऑर्गेनाइज करते हैं, बहुत से ऐसे टूर्नामेंट्स भी ऑर्गेनाइज करते हैं। सुमरो प्रीमियर लीग का आगाज होने जा रहा है, जहां पर 10 टीमें उसमें शिरकत करेंगी। आप उस इवेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ईदगाह क्रिकेट ग्राउंड पर ये इवेंट खेला जाएगा, क्या उसके हवाले से अपडेट है, हमें जरा बताएं। देखिए, ये हमारा सुमरो प्रीमियर लीग सीजन 5वां एडिशन है और मैं हमारी कम्युनिटी का प्रेसिडेंट हूँ, कराची टिम्बर मर्चेंट ग्रुप का मैं जनरल सेक्रेटरी भी हूँ। तो हमारे पास जो है वो काफ़ी ऐसे जो लड़के हैं जिनकी कारकर्दगी हमें नज़र आ रही थी। बहुत बड़ी हमारी कम्युनिटी है माशाल्लाह, हमारी कम्युनिटी में मोर देन 5000 जो है वो 18 ईयर अबव जो लोग हैं वो रजिस्टर्ड हैं। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि फिर इसके अंदर स्पोर्ट्स के जो है ना वो नौजवान कितने शौकीन होंगे। तो हमने जो है वो अपने क्रिकेट टूर्नामेंट कराना शुरू किया। इसके बाद हमारे पास जो है वो टैलेंट निकल के आया है। तो अभी इस वक्त 7 जनवरी से हमारा टूर्नामेंट शुरू हो रहा है ईदगाह ग्राउंड में और 4 फरवरी को जो हमारा फाइनल है। सैटरडे नाइट सारे जनवरी की हमने बुक की हुई है, रोज़ाना 5 मैच होंगे। और हमारे जो है वो प्रीमियर के अंदर जो मेहमान खुसूसी हमारे यूनुस खान से बात चल रही है, पाकिस्तान से शायद बाहर है, लेकिन हमने सरफराज नवाज को फाइनल किया है, तो वो हमारे मेहमान बन के आएंगे। तो मैं भी चाह रहा हूँ कि आप भी जो है हमारे प्रोग्राम में अपने मेहमान के साथ जरूर आए। सज्जाद साहब, इसमें हमें ये बता दें कि एक तरफ आप कह रहे हैं कम्युनिटी के हवाले से, दूसरी तरफ आप समझ रहे हैं कि खासकर कराची के लड़कों को आप प्रमोट कर रहे हैं या कम्युनिटी के प्लेयर्स को प्रमोट करते हैं? देखिए, ये जो टूर्नामेंट है हमारी कम्युनिटी का टूर्नामेंट है। इसके अलावा जो हमारे मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ हैं उसके भी टूर्नामेंट हमारे होते रहते हैं। तो उसमें हर कम्युनिटी की एक टीम होती है, ठीक है। और उसके बाद जो है वो जाके जो टैलेंट होता है वो निकल के सामने आता है। कम्युनिटी की टीमें अलग होती हैं और जो सारी कम्युनिटी एक साथ मिलकर जो कारकर्दगी जिनकी होती है वो टूर्नामेंट हमारा अलग होता है। लेकिन देखिए, जब कम्युनिटी को हम अपनी सपोर्ट करते हैं तो वहीं से ग्रास रूट लेवल से जो है वो आपका टैलेंट निकल के फिर वो ऊपर आता है और फिर वो आगे जाके पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, ये कितने ओवर्स पर मुश्तमिल होगा ये टूर्नामेंट? हार्ड बॉल है या टेप बॉल? सर, हमारा ये टेप बॉल टूर्नामेंट है और 7 ओवर पर मुश्तमिल होता है और फाइनल हमारा 10 ओवर का जो है ना वो होता है। अच्छा, ऐसे जैसा हम देखते हैं कि हमने देखा पिछले दिनों भी एक बड़ा ज़बरदस्त इवेंट मुनक्किद हुआ था कराची के अंदर, जिसमें 264 टीमें उस टूर्नामेंट में शिरकत कर रही थी। टेप बॉल इवेंट था। इस तरह की कोई फ्री टूर्नामेंट आप भी करा रहे हैं? सर, जैसे हमारा ये जो टूर्नामेंट हो रहा है ये तो एक तरीके से हमारी कम्युनिटी के लिए फ्री होता है, लेकिन हम अब इसके बाद नेक्स्ट जो लेवल पे जा रहे हैं उस पर हमारे इलाके में जितनी भी 30 से 35 कम्युनिटियाँ हैं इन सबको हम मिला के फिर इंशाल्लाह फ्री टूर्नामेंट की तरफ जाएंगे। क्योंकि हमारे पास स्पॉन्सर होते हैं तो हम जो है वो अपने लड़कों से जो ना इस तरीके से कोई ज़्यादा अमाउंट चार्ज नहीं करते। बिल्कुल एक अच्छा टूर्नामेंट होने जा रहा है और ईदगाह ग्राउंड पर ये टूर्नामेंट शुरू होगा। 7 जनवरी से इस टूर्नामेंट का बाकायदा तौर पर आगाज हो जाएगा। 1 महीने तक गालिबन ये टूर्नामेंट जो है ईदगाह क्रिकेट ग्राउंड पर जारी रहेगा और इसमें 10 टीमें इस टूर्नामेंट का हिस्सा बनती दिखाई देंगे। इस पर मजीद भी बात करेंगे। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मजीद जारी रखते हैं। वक्फे से पहले बात हो रही थी सुमरो प्रीमियर लीग के हवाले से। मजीद सज्जाद सुमरो साहब से मजीद भी बात करते हैं इसी हवाले से। सज्जाद साहब, इस टूर्नामेंट के अंदर प्राइज मनी क्या रखी है आपने? क्योंकि आप खुद कह रहे थे बहुत कम इसके हमने इवेंट के जो है टीमों से चार्जेस रखे हैं कम, तो इसमें अगर प्राइज मनी अच्छी हो जाती है तो क्रिकेटर्स को तो फायदा होता दिखाई देता है। सर, इसके अंदर हमने 3 मोटरसाइकिलें रखी हैं मैन ऑफ द मैच फाइनल के लिए। मैन ऑफ द 2 सीरीज हमने रखी है मैन ऑफ द अमूमन एक होते जो ज़्यादा बैटर जिससे ज़्यादा रन बनाए और बॉलर जिससे ज़्यादा विकेट जो लेते हैं उनके लिए प्राइस मनी जो है ना हमारे 1 लाख रुपए से ऊपर होती है। क्योंकि हमारे दुनिया भर में कम्युनिटी के लोग जो रहते हैं या मेरे जो दोस्त अहबाब है तो किसी की तरफ से 10,000, किसी की तरफ से 15,000, किसी की तरफ से 5,000, इस तरीके से भी जो है ना वो टूर्नामेंट की अमाउंट हमारी लाखों रुपये में जो है ना ऊपर चले जाती है। और इसके बाद जो भी टीम ये टूर्नामेंट जीतती है तो उसके तो फिर वारे नियारे हो गए तो फिर एक वारे नियारे तो होते हुए नजर आते हैं खिलाड़ियों को। आप कितना बेनिफिट अगर इस कम्युनिटी से हटकर जो है दूसरे क्रिकेटर्स को फराहम करें तो वो ज्यादा बेस्ट नहीं होगा आप लोगों के लिए?
سر جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے یہاں سارے کمیونٹی کا نظام ایک بنا ہوا ہے سب کا, ٹھیک ہے. تو ہر کمیونٹی اپنے اپنی لیول پہ جو ہے وہ ٹورنامنٹ کراتی ہے, لیکن میں نے آپ سے تھوڑی دیر پہلے کہا نا کہ ہم پھر اس کے بعد ڈفرینٹ کمیونٹی کے بھی جو ٹورنامنٹ ہمارے ہوتے ہیں اس کے اندر ہم سب کی جو ٹیمیں ہوتی ہیں, جتنی بھی 10 15 20 25 کمیونٹی ہوتی ہے ان کے بھی آپس کے اندر میچ ہوتے ہیں, اور ادھر سے بھی جو ہے نا وہ کافی جو ہے وہ ٹیلنٹ نکلتا ہے. آپ کو پتہ ہے پاکستان ٹیم میں جو پرانے جتنے بھی اچھے اچھے کھلاڑی تھے وہ سارے گلی کوچوں میں کرکٹ کھیل کے, جاوید میلاد کی بھی آپ مثال لے لیں یا وسیم اکرم کی بھی لیں, تو اس طریقے سے اب جیسے یہ ابرار جو آئے ہیں ٹیم میں, بالکل پٹیل پاڑا سے تعلق تھا, اور گلیوں کے اندر وہ کرکٹ کھیلا کرتے تھے. جی بالکل. تو آپ دیکھ لیں جو ابھی ہمارے کرکٹ کی شادی ہوئی ہے 2 دن پہلے, ان کو بھی حارث رو ان کو بھی ایک ٹرائل کے اندر سے لایا گیا. تو اسی طریقے سے جو ہمارے نوجوان ہوتے ہیں, توصیف احمد ہمارے ساتھ, جی بالکل, تو اسی طریقے سے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو نہ صرف ہماری کمیونٹی جتنے بھی کراچی کے جو نوجوان ہیں اور ایک سے ایک کارکردگی انہوں نے یہاں پر دکھائی ہوئی ہے, تو ایسا کوئی یہاں پر کراچی میں بھی پورے پاکستان کی طرح کیمپ لگے کہ جہاں سے جو لوکل ٹیلنٹ ہے اس کو لے جا کے آپ گروم کریں, پالش کریں, پھر اس کو آپ پاکستان ٹیم کے اندر. بالکل پاکستان کے اندر پالش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. ریاض صاحب کیا کہیں گے, اب ہم دیکھتے ہیں کراچی کے اندر بہت زیادہ ٹیپ بال کرکٹ ہوتی دکھائی دے رہی ہے, کرکٹ کا رجحان جو ہے ٹیپ بال میں زیادہ بڑھتا دکھائی دے رہا. پھر مختلف کمیونٹی ہم دیکھتے ہیں کہ ایونٹس خاص کر ٹیپ بال کے کرا رہے ہیں, اور اس میں ہم دیکھتے ہیں چارمنگ اور سب سے زیادہ نظر آتی ہے کہ پیسوں کا انبار بہت نظر آ رہا ہے, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں اس میں پیسہ بہت زیادہ انوالو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. سمجھ رہے ہیں کہ ایسے ٹورنامنٹ سے مزید پلیئر جب پاکستان کے ٹاپ لیول کے جو ہے ٹیپ بال کے پلیئرز کو اچھے پیسے ملتے دکھائی دیں گے. ہم نے دیکھا پورے پاکستان سے پلیئرز آتے ہیں ٹیپ بال کے, وہ اچھی کارکردگی دکھاتے ہیں, بڑے بڑے ٹورنامنٹس منعقد ہو رہے ہیں کراچی کے اندر ٹیپ بال کے. تو کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں شہزادہ, کراچی کی تو ہسٹری ہے, یہ نرسری کہلاتی رہی ہے کرکٹ کی, اور ویسے بھی مطلب ہے کہ ظاہر ہے کراچی ایک ایسا شہر ہے کہ پورے پاکستان سے یہاں پر کھلاڑی, اس لیے کہ سارے ڈپارٹمنٹس یہاں تھے ایک زمانے میں, تو ہاکی کو بھی لے لیں, فٹ بال کی بھی لے لیں, زیادہ تر ٹیمیں جو ہے یہیں پہ تھیں, تو پورے مطلب پاکستان سے یہاں کے. یہی وجہ ہے کہ یہاں پہ کراچی میں ظاہر ہے ایک تو یہ بزنس ہب ہے, تو اس کی وجہ سے بھی یہ تھوڑی سی آسانی کہ اسپانسرشپ اگر جو اس لیول پہ ہوتی ہے وہ انہیں مل جاتی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہیلتھی ایکٹیویٹیز کو جو بھی مطلب ادارے یا کمیونٹی اگر اس کو فروغ دینے میں اپنا حصہ ادا کر رہی ہے تو وہ ایک طرح سے جہاد کر رہے ہیں, اس لیے کہ ہمارے معاشرے میں اتنی نگیٹیوٹی پھیل گئی ہے, اتنے ہمارے مطلب ہے کہ ایسا پرآشوب دور ہو گیا کہ ہمارے نوجوان جو ہیں وہ منفی سرگرمیوں کی طرف جا رہے ہیں, اور ان کو جاب نہیں ہے, ان کا کیریئر نہیں ہے. تو کم از کم یہ ہے کہ اس طرح کے جو ٹورنامنٹس ہوتے ہیں یہ ایک پازیٹیو ایکٹیویٹیز ہے, ہیلتھی ایکٹیویٹی ہے, تو اس طرف ان کا مطلب رجحان لانے کے لیے یہ بڑی کامیاب کوششیں ہیں. اس لیے کہ دیکھیں جو بے روزگاری ہوتی ہے نا وہ مایوسی پیدا کرتی ہے, اور جو سچویشن ہے پھر بچے جو ہیں وہ نگیٹو ایکٹیویٹیز کی طرف چلے جاتے ہیں. تو یہ جتنا بھی مطلب جو بھی کمیونٹی یا جو بھی ادارے اگر اس سلسلے میں کام کر رہے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا کام کر رہے ہیں, اور یہ سب چیزیں چلتی رہنی چاہیے. اس لیے کہ جتنا یہ ہوں گی اسی طرح سے ہمارے گریجولی لڑکے جو ہیں ان کی ایکسپرٹیز میں اضافہ ہوگا, ان کا ایکسپیرینس ان کا بنے گا, اور وہ پھر ہماری قومی ٹیموں کے لیے دستیاب ہوں گے. آپ یہ دیکھیں کہ جب ایک زمانے میں یہاں پہ بہت زیادہ کرکٹ ہوا کرتی تھی تو زیادہ تر کھلاڑی جو ہے وہ کراچی سے مطلب آیا کرتے تھے, چاہے وہ آتے تو پورے پاکستان سے تھے, لیکن ان کو یہاں پر کھیلنے کے زیادہ بہتر مواقع ملتے تھے. بالکل بہتر مواقع ملتے تھے. لیکن ریاض صاحب جس طرح ابھی سجاد علی سومرو صاحب آرگنائز کر رہے ہیں ایک ٹورنامنٹ ہے جو سومرو پریمیئر لیگ کے نام سے, سیزن 5 ہے, یقیناً 5ویں دفعہ یہ کرا رہے ہیں ایونٹ, تو ایک اچھا ایونٹ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. دیکھیں بالکل مطلب یہ کہ جیسا انہوں نے بتایا کہ یہ باہر بھی امریکہ میں مطلب وہاں بھی رہے, وہاں کرکٹ انہوں نے کھیلی, اور جس طرح سے مطلب اس طرح کے ہم نے دوسرے لوگوں کو بھی اپنے یہاں پہ پروگرام میں دیکھا جس طرح سے وہ ٹورنامنٹ آرگنائز کر رہے ہیں. شاہد ہاشمی صاحب جیسا کہ وہ پروگرام کر رہے ہیں آل اسپورٹس کے, تو مطلب یہ اس طرح کے لوگ, اور دوسرے بھی لوگ ہیں, بہت سارے ایسے نام ہیں, تو یہاں پہ وہ نام لیے نہیں جا سکتے, لیکن یہ جتنے بھی لوگ اس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں ایک بڑی اچھی بات ہے. پھر جو سب سے مطلب اٹریکٹ کرتی ہیں ہمارے نوجوانوں کو, جو اس میں انعامات رکھتے ہیں وہ جو ہے مطلب بچوں کو ظاہر اٹریکٹ کرتے ہیں, اس لیے کہ میں نے جیسے پہلے کہا کہ جابس تو ہیں نہیں, اور اس ٹورنامنٹ کے ذریعے اگر کچھ ان کو پیسہ مل جاتا ہے یا کوئی ایسی چیزیں, جیسے کہ بہت سے ٹورنامنٹس آپ نے دیکھا ہاکی میں بھی اور دوسرے ٹورنامنٹ بائکس رکھی جاتی ہیں, تو یہ آج کل کے نوجوانوں کے لیے ایک بڑا مطلب اس میں اٹریکشن ہے کہ وہ اس مطلب یہ کہ لگن میں اور اس چاہت میں کم از کم ایک پازیٹیو ایکٹیویٹیز کی طرف تو ہے نا, تو وہ زیادہ زیادہ وقت جو ہے گراؤنڈ میں گزارتے ہیں, تو یہ ایک بہت اچھی چیز ہے. اور یہ لوگ ان جیسے لوگ جو ہیں قابل مبارکباد ہیں جو اس چیزوں کو آرگنائز کرتے ہیں. اس لیے کہ دیکھیں آج کل کے جو حالات ہیں پرآشوب زمانہ ہے اور نفسا نفسی کا عالم ہے, ہر آدمی جو ہے آپ دیکھا کہ مطلب
रोज़गार के चक्कर में और अपनी बिजनेस को ऊपर परवान चढ़ाने के लिए जद्दोजहद में मसरूफ़ है, और उनकी नज़रें बहुत से लोगों की इस तरफ नहीं जानी चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि और भी लोगों को, स्पॉन्सर्स को और दूसरे इदारों को खेलों की तरफ आना चाहिए, और खेलों के ज़रिए जो है जब वो काम करेंगे तो उनकी जो प्रोडक्ट है वो भी मार्केट में मतलब बेहतर तरीके से इंट्रोड्यूस होंगी और उनको पॉजिटिव रिस्पॉन्ड मिलेगा। फिर उसके साथ साथ नौजवानों की भी तरबियत होगी, और वो हेल्थी एक्टिविटी जब माशरे में आती है तो हर चीज़ को फ़रोग हासिल होता है। बिल्कुल, हर चीज़ को फ़रोग हासिल होती हुई नज़र आएगी। सज्जाद सुमरो साहब, जिस तरह आप क्रिकेट का इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, हमारा कौमी खेल हॉकी बहुत नीचे चला गया है। आपकी जो कम्युनिटी है उसमें शायद हॉकी का रुझान थोड़ा कम नज़र आ रहा है। अगर कोई ऐसा इवेंट ऑर्गेनाइज कर लें, सुमरो प्रीमियर लीग आपने क्रिकेट की है, ऐसी कोई हॉकी की इवेंट मुनक्किद कर रहे हैं, तो शायद हमारा कौमी खेल हॉकी के लिए 1 से 2 प्लेयर्स निकल कर आ जाए। शहजादा मोइन साहब, ना सिर्फ हमारी कम्युनिटी, इंटायर पाकिस्तान में आप देखें इस वक्त हॉकी जो है उसका कोई पूछ भी नहीं रहा है। इवन हॉकी के मैच के व्यूअर्स भी अगर आप देखेंगे जो उनकी कारकर्दगी जो रह गई है ना, हॉकी में तो हम सबसे नंबर 1 टीम थी। हमारी एक टाइम था 90s तक, आखिरी जो हमने वर्ल्ड कप जीता था 92 के अंदर, वो मैंने फाइनल देखा था उसका भी। उसके बावजूद जो है ना वो फिर इसके बाद जो है ना इनका डाउनफॉल शुरू हो गया है। हमारी कम्युनिटी में ना सिर्फ क्रिकेट और भी ऐसे स्पोर्ट्स एक्टिविटी है जिसके वजह हमारे एक आलिया बॉक्सर हमारी मशहूर है, क्योंकि हमारी कम्युनिटी पूरे कराची में फैली हुई, लेकिन स्पेशली लियारी की तरफ ज़्यादा है। तो आपको पता है लियारी में जो फुटबॉल और उसके अलावा बॉक्सिंग का जो है वो बड़ा जो है ना वहाँ पर लोग रुझान ज़्यादा है। तो इस स्पोर्ट्स के अंदर भी जो ना वो हमारी कारकर्दगी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी है। लेकिन जो क्रिकेट है वो अब हमारा कौमी खेल बन गया है। आप कहीं भी चले जाए तो क्रिकेट के बगैर बिल्कुल कौमी खेल बन गया, और हर तरफ क्रिकेट ही क्रिकेट नजर आती है। एक और बात बताऊं, देखिए जब हमने इसके शुरू के टूर्नामेंट करवाए थे, हमने रेलवे ग्राउंड से शुरू किया था, छोटे पार्क से शुरू किया था। लास्ट बिल्कुल है, इस पे मजीद भी किसी और प्रोग्राम में बात करेंगे, इसमें टाइम कम है। सज्जाद अली सुमरो साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, रियाजुद्दीन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहे और पाकिस्तान का सब्ज़ लाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेजबान शहजादा मोइन को इजाजत दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।